आज हम पढ़ेंगे बेसिलरी डाइसेंटेरी, जिसे बेसिलरी डाइसेंट्री भी कहा जाता है, एंड टेटनस के बारे में। तो अगर हम बात करें बेसिलरी डाइसेंटेरी एंड टेटनस की, तो ये दोनों क्या हैं? ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, यानी ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? छोटे छोटे यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम वन बाय वन करके इन दोनों डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिलरी डाइसेंट्री के बारे में, जो कि एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, यानी जो हमारी आंत है इसका इन्फेक्शन है, यानी ये हमारी आंतों की डिजीज है। इसमें हमारी जो आंतें हैं वो इफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दिखाया गया है, जिसके अंदर हमारी इंटेस्टाइन्स भी शामिल हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हैं? ये बैक्टीरियल स्पीशीज हैं। और कौन सी बैक्टीरियल स्पीशीज हैं? जिसकी वजह से बेसिलरी डाइसेंटेरी या बेसिलरी डाइसेंट्री की डिजीज जो है वो पैदा होती है। और काफी सारी बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं जिसकी वजह से बेसिलरी डाइसेंटेरी की जो डिजीज है वो होती है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है बैक्टीरिया की एक जीनस जिसका नाम है शिगेला। तो शिगेला जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये डिजीज होती है। और अगर हम बात करें इस डिजीज के फैलने की कि ये डिजीज क्या फैल सकती है कि नहीं, तो हाँ, ये डिजीज फैलती है। और ये फैलती कैसे है? यानी ये जो बैक्टीरिया हैं या इन्हें जर्म्स कहा जाता है, तो ये कैसे फैलते हैं? ये फैलते हैं पुअर हाइजीन की वजह से, यानी जहाँ पे सफाई की कंडीशन जहाँ पे सफाई सुथराई ना हो जिस जगह पे, तो उस जगह पे इस डिजीज के फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर एक पेशेंट है जिसे बेसिलरी डाइसेंटेरी की कंडीशन या डिजीज हो गई है, बेसिलरी डाइसेंटेरी को आम जुबान में पेचिश भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर जो इसकी फैलने की अगर हम बात करें, तो अगर एक पेशेंट है जिसको ये कंडीशन है, तो अगर वो अपने हाथ प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं करता, तो जिस जिस चीज को ये वाला पेशेंट टच करेगा वो चीज कंटेमिनेटेड हो जाएगी। और अगर एक हेल्दी पर्सन उस चीज को हाथ लगाएगा, तो ये वाले जो जर्म्स हैं, यानी जो शिगेला हैं या ये जो बैक्टीरियल स्पीशीज हैं, ये हेल्दी पर्सन के इंटेस्टाइन में भी दाखिल हो जाएंगी और उसको भी बेसिलरी डाइसेंटेरी की डिजीज हो जाएगी। इसके अलावा वो पेशेंट जिसको बेसिलरी डाइसेंटेरी की कंडीशन है, तो अगर उसका जो फीसिस है या जो वेस्ट मैटर है जिसे हम फाजिल मादा कहते हैं, तो वो अगर जमीन में शामिल हो जाए और वो वहां पे मौजूद जो पानी है उसको गंदा कर दे, यानी कंटेमिनेट कर दे, ये जो फीकल मैटर है या ऐसा फूड जो कि कंटेमिनेटेड हो, यानी कि जो साफ नहीं होता। और किस वजह से साफ नहीं होता? वो फीकल मैटर की वजह से। और कौन सा फीकल मैटर? जो कि इस तरह के पेशेंट का होता है जो कि सॉइल में शामिल हो जाता है, तो उस वजह से जो फूड आइटम्स हैं और वाटर है वो गंदे हो जाते हैं, यानी कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का फूड और वाटर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन खाएगा या इस्तेमाल करेगा, तो उसमें इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और वैसे तो इस डिजीज के जो डायग्नोसिस के तरीके हैं, यानी इस डिजीज की शनाख्त कैसे होती है, उसके काफी ज्यादा मेथड्स हैं। यानी इस तरह का जो पेशेंट होता है उसका जो फीकल मैटर होता है या फाजिल मादा होता है वो वाटरी सा होता है, यानी बहुत ज्यादा जिस्म से पानी लूज होता है इस डाइसेंट्री की वजह से। तो ये भी एक डायग्नोसिस का तरीका है कि जिस पेशेंट में इस तरह की जो डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसको टेस्ट किया जाता है इस बीमारी के लिए। लेकिन अगर ये कंडीशन बहुत लंबे अरसे तक रहे, तो इसमें क्या होता है कि जो फीकल मैटर होता है या जो स्टूल्स पास आउट होते हैं जिस्म से, तो उसके अंदर ब्लड आ जाता है। तो अगर स्टूल का जो सैंपल है उसको लिया जाए, तो ये भी एक डायग्नोसिस का तरीका है, यानी लेबोरेटरी में लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है कि उस पेशेंट को बेसिलरी डाइसेंटेरी की कंडीशन या बीमारी है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये क्या हैं? ये स्टूल्स हैं, और स्टूल के अंदर ये जो रेड रेड कलर का, यानी ये वेस्ट मैटर है, और ये जो रेड रेड कलर का है ये ब्लड है। तो इस तरह के सैंपल्स जो हैं वो लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं कि उस पर्सन को जो है वो बेसिलरी डाइसेंटेरी की डिजीज है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इस डिजीज के सिम्टम्स की कि इसकी अलामात क्या हैं।
تو جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس ڈیزیز کا سب سے کامن سمٹم یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سیویئر ڈائریا ہوتا ہے، یعنی لوز موشن ہوتے ہیں، اور اس میں بلڈ بھی شامل ہوتا ہے، یعنی جو موشنز ہوتے ہیں اس کے اندر بلڈ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ سب سے کامن سمٹم ہے۔ اس سمٹم کے علاوہ کچھ اور سمٹمز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کے کچھ دوسرے جو کامن سمٹمز ہیں ڈائریا کے علاوہ وہ کیا ہے؟ ایبڈومینل کریمپس یا پین، یعنی ایبڈومینل جو پیٹ والا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ درد محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ نوزیا یعنی متلی کا آنا، اس کے علاوہ وومٹنگ یعنی قے یا الٹی کا ہونا، اس کے علاوہ فیور، اور فیور کتنا ہوتا ہے؟ 100.4 ڈگری فahrenheit ہائٹ یا 38 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بخار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن، کیونکہ جسم کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ڈائریا کے تھرو لاس ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو اس لیے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو کچھ کامن سمٹمز تھے جو کہ بیسیلری ڈائسینٹری کی کنڈیشن یا ڈیزیز میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب ہم اگر بات کریں ٹریٹمنٹ کی، تو اس کے ٹریٹمنٹ کا سب سے جو کامن میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹکس وہ میڈیسنز ہیں جو کہ بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف دی جاتی ہیں، تو اینٹی بائیوٹک میڈیسن دی جاتی ہیں اس طرح کے پیشنٹ کو۔ اور کیونکہ اس طرح کے پیشنٹ میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے یعنی پانی کی کمی ہوتی ہے، تو اس طرح کے پیشنٹ کو پلینٹی آف فلوئڈز کا کہا جاتا ہے، یعنی جو لیکوڈ والی غذائیں ہیں وہ دی جاتی ہیں تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ تو تھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی ایک ڈیزیز جس کو پیچش یا بیسیلری ڈائسینٹری کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور بیکٹیریل ڈیزیز کی جس کا نام ہے ٹیٹنس۔ تو ٹیٹنس جسے کہ تشنج بھی کہا جاتا ہے، یہ جس بیکٹیریا کی اسپیشی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا نام ہے کلوسٹریڈیم ٹیٹنی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیٹنس کی جو بیماری ہے تو وہ ہوتی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے، یعنی اس بیماری کی جو کاز ہے وہ بیکٹیریا ہے۔ تو اس طرح کی جو بیکٹیریل سپیشیز ہوتی ہیں وہ کامنلی ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی موجود ہوتی ہیں زمین کے اندر، اور یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ خاص قسم کے ٹاکسنز یا زہریلا مواد پیدا کرتے ہیں، اور ان ٹاکسنز کو نیورو ٹاکسنز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو نیورو ٹاکسنز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے نروس سسٹم کو، یعنی جو ہمارا اعصابی نظام ہوتا ہے جس میں کہ ہمارا برین اور اسپائنل کارڈ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے باڈی کے فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، جسے اعصابی نظام کہا جاتا ہے، تو یہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں، یعنی جو ہماری نروز ہوتے ہیں یا جو ہمارے اعصاب ہوتے ہیں اس کے نارمل فنکشن کو یہ والے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں یا جو زہریلا مواد ہوتا ہے وہ مداخلت پیدا کرتا ہے، انٹرفیئر کرتا ہے۔ اور جو نروز ہوتی ہیں وہ ہماری جو مسلز کی موومنٹ ہے، ہمارے پٹھوں کی حرکت ہے، اس کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس بیماری میں ہمارے جو مسلز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک پرسن ہے اس کو زخم ہے، یعنی کہ اس کی باڈی پہ واؤنڈ ہو گیا ہے یا زخم ہو گیا ہے، تو سوائل کے اندر جو یہ والے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ٹیٹنس کی کاز ہوتے ہیں، کلوسٹریڈیم ٹیٹنی، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ زخم والی جگہ پہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ہمارے نروس سسٹم تک پہنچتے ہیں تو یہ ٹاکسنز پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ ہمارے مسل موومنٹ پہ منفی اثر ڈالتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس امیج کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں کہ ٹیٹنس میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ ہمیں جرمز نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ کیا ہیں؟ بیکٹیریل سپیشیز ہیں۔ تو اگر ایک پرسن ہے اس کو اگر پاؤں میں فار ایگزامپل زخم ہو گیا ہے، اور اگر اس پرسن کا جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو گیا ہے مٹی کے ساتھ یعنی سوائل کے ساتھ، تو اس میں موجود جو جرمز ہوتے ہیں یعنی جو کلوسٹریڈیم ٹیٹنی جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس زخم میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اکٹھا ہوتا ہے تو یہ خاص قسم کا ٹاکسن پروڈیوس کرتا ہے جس کو نیورو ٹاکسن کہتے ہیں۔ تو جب یہ نیورو ٹاکسن جو ہے وہ ہمارے اعصابی نظام یعنی ہمارے نروس سسٹم تک پہنچتا ہے، تو یہ جو ہماری نروز ہوتی ہیں جو ہمیں مختلف قسم کی موومنٹس کو کنٹرول کرتی ہیں، ہماری باڈی کی مختلف ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتی ہیں، تو یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے مسلز ہیں وہ سٹف ہو جاتے ہیں، سخت سے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلز کی جو موومنٹ ہے اس پہ بھی منفی اثر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں
देखें तो यहाँ पे एक कंडीशन है जिसको लॉक जॉ कहते हैं, यानी हमारा जो जबड़ा होता है जिसे जॉ कहा जाता है उसके जो रिलेटेड जो मसल्स होते हैं जो कि हमारे जबड़े या जॉ को मूव करते हैं उसमें स्पैसम होता है। स्पैसम की कंडीशन क्या होती है, यानी अचानक से कोई कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी खिंचाव सा महसूस होता है या दर्द सा महसूस होता है हमारे ये जो जॉज है इस एरिया में। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, लॉक जॉ कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, जो लॉक जॉ की कंडीशन है वो ज्यादातर जो सिम्टम है वो टेटनस का सिम्टम होता है। इसके अलावा भी मसल्स के कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं जो हमें ये शो करते हैं कि उस पर्सन को टेटनस है यानी तशन्नुज है। तो अगर हम मसल के सिम्टम्स की बात करें कि मसल्स यानी हमारे पट्टों में कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो नजर आते हैं टेटनस की वजह से, तो उसमें है स्पैसम यानी जो अचानक से मसल्स में जो दर्द सा महसूस होता है या खिंचाव सा महसूस होता है वो, और मसल्स की स्टिफनेस यानी इस कंडीशन में हमें पट्टे सख्त से टाइट से महसूस होते हैं और पट्टों की हरकत में यानी जो हमारे मसल्स मूव करते हैं उसमें हमें मूव करने में मुश्किल पैदा होती है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट को ब्रीदिंग में यानी सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा जो हमारी नेक है यानी गर्दन और चेस्ट के मसल्स हैं यानी जो सीने में मसल्स होते हैं पट्टे होते हैं वो भी सख्त से महसूस होते हैं। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से टेटनस के कुछ और सिम्टम्स भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, फीवर होता है यानी बुखार होता है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसके अलावा मसल स्पैसम्स जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पट्टों में तनाव या खिंचाव सा महसूस होता है। इसके अलावा लॉक जॉ यानी जो जबड़े हैं जो जॉस के मसल्स हैं उसमें दर्द सा महसूस होता है या कॉन्ट्रैक्शन सी होती है। इसके अलावा स्वेटिंग यानी पसीना ज्यादा आता है, और इसके अलावा जब हम कुछ चीज निगलते हैं यानी स्वेलो करते हैं तो उसमें भी मुश्किल पेश आती है। तो ये तो थे कुछ कॉमन सिम्टम्स ऑफ टेटनस। अब अगर हम बात करें टेटनस के ट्रीटमेंट की, तो इस तरह के पेशेंट को एक खास किस्म का एंटीटॉक्सिन दिया जाता है जिसको टेटनस एंटीटॉक्सिन कहा जाता है। तो ये एक खास किस्म का सोल्यूशन होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह शामिल होते हैं जो कि क्या करता है, दिफाई निज़ाम को टेटनस के खिलाफ बेहतर बनाता है। इसके अलावा एक और एंटीबायोटिक होती है जिसको पेंसिलिन कहा जाता है। तो टेटनस के पेशेंट को एंटीबायोटिक यानी पेंसिलिन भी दी जाती है। इसके अलावा इस डिजीज को प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि जो बच्चे होते हैं उनको बचपन में यानी जब वो बहुत छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं, तो उनको मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन्स दिए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के खिलाफ। तो उनमें से जो एक वैक्सीन होता है वो टेटनस के अगेंस्ट भी लगाया जाता है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। तो ये तो था टेटनस के बारे में कि कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, कैसे इसके सिम्टम्स नजर आते हैं और कैसे इस बीमारी से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा बेसिलरी डाइसेंटेरी एंड टेटनस के बारे में।